इतनी पॉडकास्ट कर ली, सोल्यूशन नहीं दिया। सोल्यूशन जानने के लिए पहले जानना होगा प्रॉब्लम क्या है। हम प्रॉब्लम मिसडायग्नोज करते हैं, इसलिए सॉल्यूशंस भी गलत होते हैं। द प्रॉब्लम विद इंटरनेट कमेंट्स इज कोई सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन चाहते हैं। कल हम उठे तो इंडिया से आ क्यों? Our problems are complex, solutions भी complicated है। There are no overnight solutions. पाकिस्तान is broken, इसको फिक्स तो करना है, लेकिन कैसे? 300 पॉडकास्ट करने के बाद और तकरीबन उतनी ही किताबें पढ़ने के बाद मैंने एक रिवर्स पिरामिड बनाया है that gives my road map for fixing पाकिस्तान। तो जो लोग कहते हैं सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, ये है सोल्यूशन, the reverse pyramid model. If you want to rebuild Pakistan, then we have to ensure जो फाउंडेशन हम डाल रहे हैं वो सॉलिड हो। आप लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है। पाकिस्तान का फंडामेंटल प्रॉब्लम करप्शन नहीं है। Corruption has always been a flimsy excuse to dismiss political governments. पाकिस्तान का fundamental problem है instability due to military interference. तो पाकिस्तान को जो फिक्स करना है उसका cornerstone होगा eradicating military interference in non-military matters. अगर हम एक stable foundation ले करना चाहते हैं तो instability remove करनी पड़ेगी। जैसे जैसे हम ये pyramid build करेंगे हम देखेंगे कैसे और मसले stem यहीं से करते हैं। पाकिस्तान में अगर एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म है तो ये प्रमोशन ऑफ जिहाद फॉर वॉरफेयर की वजह से। पाकिस्तान में अगर पॉलिटिकल क्राइसिस है तो मिलिट्री इंटरफेरेंस एंड पॉलिटिक्स की वजह से। पाकिस्तान की इकोनॉमी रियल एस्टेट में कॉन्सेंट्रेटेड है तो मेजर इंटरेस्ट रियल एस्टेट में मिलिट्री एंटरप्राइजेस का है। पाकिस्तान में अगर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज है तो मिलिट्री के इदारे उनको कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अगर इंडिया चांद तक पहुंच गया है और पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो सक रहे, दोनों मुल्क की डाइवर्जेंट ट्रैजेक्टरी की एक बुनियादी वजह यह है कि द मिलिट्री इन इंडिया हैज स्टेड इन देयर बैरक्स। पाकिस्तान की मिलिट्री का एक सेंट्रल रोल है इन प्रोटेक्टिंग पाकिस्तान बॉर्डर्स। वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट कंपनीज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट, मीडिया नहीं चला सकते। जिस तरह इकोनॉमिस्ट मिलिट्री नहीं चला सकते, मिलिट्री मैन इकोनॉमी नहीं चला सकते। फॉर मोर ऑन दिस रीड आयशा सिद्दीका's मिलिट्री इंक। लेट अलोन द गवर्नमेंट, अगर हम प्राइवेट एंटरप्राइज की भी बात करें या कैपिटलिज्म की भी बात करें, मैं एक कॉन्फ्लिक्ट कंपनी भी पाकिस्तान में कैसे खोल सकता हूं और कम्पीट कर सकता हूं फ्रीली जब मेरे कंपेटिटर फौजी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। जब एक इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा अल्फा हो तो वो और इंस्टीट्यूशंस को नहीं बनने देता। पाकिस्तान में मल्टीपल इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की जरूरत है, जिसके लिए एसेंशियल है कि मिलिट्री से वो रोल्स लेकर वापस उन इंस्टीट्यूशंस को देने पड़ेंगे। नादरा शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय द मिलिट्री। ECP शुड बी इट्स ओन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, मुल्क का हर इदारा मिलिट्री के अंडर है, इसको चेंज करना पड़ेगा। एरिस्टोटल और ग्रीक से ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया चलता आ रहा है कि गवर्नमेंट की डिफरेंट ब्रांचेस की सेपरेट इंडिपेंडेंट पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। मुल्क सिस्टम से चलते हैं। अगर आप इंटरवीन करके सिस्टम्स को चलने नहीं देंगे तो पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। एक आइडिया है ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स का कि एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर यानी नेशनल असेंबली और सेनेट, और जुडिशरी यानी हमारे कोर्ट्स, ये 3 पिलर्स हैं जिन पर स्टेट खड़ा होता है। किसी भी एक ब्रांच के पास सारी पावर नहीं होती तो वो सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से अक्सर जुडिशरी ने अल्ट्रा वायरस डिसीजंस लिए हैं जिनको लेने के लिए उनका हक नहीं था, लेकिन ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको एस्टैब्लिशमेंट की पजाराई मिली हुई थी। वो हटा दें तो एक सिस्टम दूसरे को चेक एंड बैलेंस रख सकेगा। उमर अता बंदियाल अपनी पावर्स एक्सीड करके सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेटोरियली चला रहे थे तो पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स बिल 2023 पास किया। अब सुप्रीम कोर्ट उसको सुन रहा है कि ये बिल इज इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। इसी तरह मुल्क चलते हैं। ये एक गार्ड अगेंस्ट पॉपुलिज्म भी है। कल को अगर पार्लियामेंट बिल पास कर देती है कि हर बच्चा जिसकी नीले आंखें होंगी उसका कत्ल कर दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट उसको अपहेल्ड नहीं करेगा। अज्यूमिंग सुप्रीम कोर्ट भी साथ मिल जाए कॉन्स्टिट्यूशन के और जजेस भी कहें कि कोई बच्चा जिसकी नीली आंखें वो पाकिस्तान में नहीं जिंदा रहेगा, तो ये जिम्मा होगा एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूटिव चेक एंड बैलेंस की एक और लेयर बन जाती है। एग्जीक्यूटिव इस लॉ को इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। गवर्नमेंट, डॉक्टर्स, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस इस पॉपुलिज्म के अगेंस्ट एक चेक एंड बैलेंस होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होने नहीं दी जाती क्योंकि एक डेकेड्स लॉन्ग ब्रेन वॉशिंग की गई है कि सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं और हमें पाकिस्तान का फंडामेंटल प्रॉब्लम समझ ही नहीं आता। हद तक जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया उनको भी करप्ट लेबल करके जेल में डाल दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट सस्पेंड करके मिलिट्री ने पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद ही पहला मार्शल लॉ लगा दिया था। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इंस्टेबिलिटी से बाहर आना होगा। 2017 का पाकिस्तान परफेक्ट नहीं था, लेकिन 2023 और 2024 के पाकिस्तान से कई दर्जे बेहतर था।
ओवरनाइट आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मिलिट्री इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी। जहां 2008 से 2018 तक 18 अमेंडमेंट पास हुआ, प्रोविंसेस को एम्पावर किया गया, मुशर्रफ का ट्रायल हुआ, 58(2) हटाया गया, सिविलियन ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, जुडिशरी थोड़ी इंडिपेंडेंट हुई, मीडिया हाउसेस बने, इलेक्शंस हुए, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का एक्सटेंशन नहीं हुआ, सिविलियन स्पेस क्रिएट की गई। वहीं 2018 से लेकर 2024 तक एक डी फैक्टो मार्शल लॉ में रहे हैं, जहां हर इदारा मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया। आज जब सारी चीजें हमारे सामने हैं तो लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन जब 2018 से 2030 हर इदारे में मिलिट्री के लोग डाले जा रहे थे, एक पीएम डिस्क्वालीफाई हुआ, पॉलिटिशियन सारे जेल में थे, तब हमें ये चीजें नजर नहीं आ रही थी। जो स्पेस पाकिस्तान ने 2008 से 2018 रीगेन की थी, वही स्पेस रीगेन करने के लिए हमें फिर से 10 साल लग जाएंगे। पर इसके बगैर देयर इज वेरी लिटिल होप फॉर पाकिस्तान। जो सेकंड लेयर है ऑफ दिस रिवर्स पिरामिड, उसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला है डेमोक्रेसी। वी डिस्कस्ड इट ब्रीफली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड द मिलिट्री। इससे हम लोगों को डिसइंजेन्युअस आर्गुमेंट्स भी वाजे हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक ऑटोक्रेटिक लीडर थे, इसलिए मसले को हल करने के लिए उनको हैंग कर दिया और 10 साल की ब्रूटल डिक्टेटरशिप इंस्टॉल कर दी। मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स ने रिपीटेडली पाकिस्तान को तबाह किया। अयूब खान की वजह से वॉर ऑफ 1971 हुई, ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में जिहाद कल्चर आम कर दिया, और मुशर्रफ की वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म फैला और बलोच सेपरेशन मूवमेंट्स भी बढ़ी। लेकिन ये एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स वर्सेस सिविलियन गवर्नमेंट्स वीडियो नहीं। पाकिस्तान ने सिर्फ थोड़ी सी डेमोक्रेसी 2008 से 2017 तक देखी है, वरना तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स ही रही हैं। लेकिन लोग फिर भी डिसइंजेन्युअसली आर्ग्यू करते हैं कि 30-40 साल तक सिविलियन गवर्नमेंट ने रूल किया। पता नहीं ये कौन से साल है। 90s में मिलिट्री के प्रेसिडेंट्स ने रिपीटेडली गवर्नमेंट्स को कंट्रोल किया और फिर डिसमिस किया। लेकिन जो फाउंडेशन ब्लॉक डेमोक्रेसी का हमने रखना है, वो इन पार्टीज का नहीं है। पीडीएम ने डेमोक्रेसी के नाम को इस्तेमाल करके हाइब्रिड रजीम को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया। आपको डेमोक्रेसी के नाम पर ये जो लोग बेचे जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए है कि डेमोक्रेसी इज अ रियलिटी शो इन पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड इन रावलपिंडी। अगर हम असली डेमोक्रेसी चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब लोकल गवर्नमेंट्स और लोकल रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे पीटीआई, पीपीपी और पीएमएल हमेशा भागते रहते हैं। पाकिस्तान में ये आर्गुमेंट भी बहुत डिसइंजेन्युअस है कि डेमोक्रेसी ने पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी कब? स्टूडेंट यूनियंस और ट्रेड यूनियंस तक तो बैन करके रखे हुए हैं हमने। अमेरिका की आजादी की जंग का स्लोगन था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और पाकिस्तान में लोगों की कोई रिप्रेजेंटेशन हार्डली होती है। पाकिस्तान 1947 से ये कॉलोनियल फॉर्म ऑफ रूल में रहा है, जहां मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट अवाम और इलेक्शन से दूर भागी है और इलेक्टेड लीडर्स को अरेस्ट और मर्डर किया गया। आज हमें लोकल पॉलिटिशियंस इसलिए नजर नहीं आते क्योंकि जो जेन्युइन पॉलिटिकल क्लास थी उसको तो आपने मार दिया। फिर आप कहते हैं पॉलिटिशियंस खुद स्पेस देते हैं। झूठ। आप सिर्फ उन पॉलिटिशियंस को जिंदा रहने देते हैं जो स्पेस देते हैं। हमने लोकल गवर्नमेंट्स पे काफी पॉडकास्ट किए हैं, अहमद इकबाल के साथ इसमें एक बहुत बेहतरीन पॉडकास्ट है। लेकिन ब्रीफली अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का मसला है, अगर लोकल गवर्नमेंट्स होती तो लोकल टैक्सेशन होती। मेरे घर का टैक्स मेरे मोहल्ले में कलेक्ट हो रहा होता और उसी टैक्स से मेरे मोहल्ले के काम होते, तो मैं भी टैक्स देना चाहता और टैक्स एवेजन भी मुश्किल होती। क्योंकि अगर मेरा यूनियन काउंसिल का लीडर मेरे ही मोहल्ले में रहता है तो उसको तो पूरी गली का पता होगा कि किसने कितना टैक्स देना चाहिए और कौन कितना एक्चुअली दे रहा है। साथ ही साथ लोगों के जो मसले हैं वो लोकल लेवल पर सॉल्व होंगे। गली साफ करना चीफ मिनिस्टर का काम ही नहीं है, और लोग आसानी से जज भी कर सकते हैं कि कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लोकलाइज होनी चाहिए। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो री इलेक्ट होंगे। इससे ये होगा कि जो बेस्ट लोग हैं वो गवर्नमेंट में रहेंगे और एक पाइपलाइन बन जाएगी जिससे बेस्ट लोग आगे बढ़ेंगे। And local governments will then become a nursery for building the national political class. आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएं। सिस्टम थोड़ा टाइम लेगा बट इट विल सेल्फ एडजस्ट। लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विल करेक्ट द सिस्टम ऑटोमेटिकली। पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट इसी से डरती है, क्योंकि अगर नवाज शरीफ या इमरान खान बना दिया तो एक ही इंसान कंट्रोल करना पड़ेगा। जब मल्टीपल रिप्रेजेंटेशंस होंगी, डाइवर्स पॉलिटिकल क्लास होगी, तो सबको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से लोग तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान में बरादरी या ट्राइब्स की वजह से वोट करते हैं। वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा क्योंकि पावरफुल लैंडलॉर्ड्स को भी बाजाराई एस्टैब्लिशमेंट की ही मिलती है। जब आप वो बेडरॉक फिक्स कर देंगे इन लेयर 1 तो डेमोक्रेसी को ये इशू पाकिस्तान में होगा नहीं। और जो इंट्रेंच पॉलिटिशियंस हैं जिनसे लोग बेजार आ चुके हैं वो खुद ही वीड आउट हो जाएंगे। द सिस्टम विल इवॉल्व इटसेल्फ। पाकिस्तान में मसला ये है कि जब पाकिस्तान रिहैब में होता है, डेमोक्रेसी बेसाखियों पर चलने की कोशिश करना शुरू ही करती है कि सब लोग कहते हैं कि ये देखो इसको तो चलना भी नहीं आता। आप फिर उसकी टांगों पे गोलियां मारकर उसको व्हीलचेयर पर बिठा देते हैं।
अगर प्रॉपर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन हुई तो ये जो इश्यूज डिस्कस होते हैं कि डिफेंस बजट कितना होना चाहिए, ये चीजें खुद रिजॉल्व हो जाएंगी. एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल विल डिसाइड. दे विल डिसाइड IMF जाना चाहिए या नहीं. दे विल डिसाइड द इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसी. ये सारी बातें कनेक्ट करती हैं टॉप लेयर से, जिस पर हम एंड में आएंगे. पर अब जो सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड लेयर है वो है सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्ट. डॉक्टर अली हसनैन ने इस पर काफी बातें की हैं. बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि लोग अपनी फ्रीडम्स गिव अप करते हैं, एक स्टेट का हिस्सा बनते हैं इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी. जंगल में रहते तो मुझे सारा दिन यही फिक्र रहती है कि मुझे कोई मार देगा. हम वॉलंटरीली स्टेट का हिस्सा बने हैं ताकि इस फिक्र से हमें आजादी मिले. पाकिस्तान में ये फंडामेंटल रिलेशनशिप विद द स्टेट ही ब्रोकन है. विदाउट द गारंटी ऑफ बेसिक सिक्योरिटी पाकिस्तान तरक्की कर ही नहीं सकता. ना आप बेस्ट टैलेंट दुनिया का अट्रैक्ट करेंगे, ना आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ना ही कोई पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहेगा. इनफैक्ट आपका अपना बेस्ट टैलेंट भी मुल्क छोड़ देगा, जिसको ब्रेन ड्रेन कहते हैं. हम तो इस बारे में बात करते ही नहीं कि द शेयर मेंटल टोल इट टेक्स टू बी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड अबाउट एवरीथिंग इन पाकिस्तान. एंड इट इज इवन वर्स फॉर हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि औरतों को तो और भी कम बेसिक सिक्योरिटी मिलती है पाकिस्तान में. हम कहते हैं इकोनॉमी नहीं ग्रो हो रही क्योंकि पाकिस्तान में बेसिक प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम है. प्रोडक्टिविटी आएगी कैसे जब एक औरत घर से बाहर ही नहीं जा सकती, और जो जाती है उसको कॉन्स्टेंटली हैरासमेंट फेस करनी पड़ती है. सिक्योरिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ सिक्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए. मैं अगर पाकिस्तान में बिजनेस करता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेफ है. मैं अगर किसी को चीजें बेचता हूं, मुझे पता है कि मुझे इसकी पेमेंट मिल जाएगी. मैं अगर कोई प्रॉपर्टी लेता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इस पर कब्जा नहीं होगा. देयर इज वेरी लिटिल मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट इन पाकिस्तान व्हेन इट कन्फ्रंट्स पावरफुल पीपल एंड लॉबीज. लोकल फ्रीलांस इंडस्ट्री नहीं ग्रो करी क्योंकि पेमेंट्स ही नहीं मिलती टाइम पर. ई कॉमर्स इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑर्डर्स कैश ऑन डिलीवरी हैं क्योंकि ट्रस्ट ही नहीं है. पाकिस्तान की तकरीबन आधी पॉपुलेशन अनबैंक्ड है क्योंकि बैंक्स तक पर लोगों को ट्रस्ट ही नहीं है. आप कैसे डिजिटल इकोनॉमी ग्रो करेंगे जब तक सिक्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है. ब्लैक इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है पाकिस्तान में क्योंकि मेजरली सारा काम कैश पर चल रहा है. अपवर्ड मोबिलिटी भी इतनी कम है पाकिस्तान में क्योंकि बिजनेसेस आर गेट केप्ट कम्युनिटीज. जब स्टेट सिक्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गारंटी ही नहीं करता तो बिजनेसेस सिर्फ उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनके साथ उनके सालों के ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स हैं. ऐसे हालात में ना अपवर्ड सोशल मोबिलिटी होगी, ना इनोवेशन होगी, ना एंटरप्रेन्योरशिप होगी. जब ये तीन चीजें हो गई, डेमोक्रेसी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड कॉन्ट्रैक्ट एंड नो मिलिट्री इंटरफियरेंस, तो सोसाइटी की फाउंडेशन तो ले होगी. अब थर्ड लेयर है, उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स को रखना होगा, इकोनॉमी एंड एजुकेशन. पहले इकोनॉमी को देख लेते हैं. पाकिस्तान की इकोनॉमी तब तक फिक्स नहीं हो सकती जब तक पहली लेयर की फाउंडेशन ना हो. हमने खुर्रम हुसैन के साथ पॉडकास्ट की थी जिसमें उन्होंने हमें 1947 टिल 1987 पाकिस्तान की इकोनॉमिक हिस्ट्री बताई. वो सुनकर आपको समझ में आ जाता होगा क्यों हम शॉर्ट टर्म फिक्सेस की तरफ जाते हैं और कौन स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म होने नहीं देता. पाकिस्तान का बेसिक इकोनॉमिक मसला है, हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं और एक्सपोर्ट हम ज्यादा कुछ करते नहीं. पाकिस्तानी इकोनॉमी अगर इंसान होती तो वो काम वाम को ज्यादा करती नहीं और सारा दिन मैकडॉनल्ड्स KFC फोड़ती रहती है. इन शॉर्ट टर्म फिक्सेस लाइक बोरोइंग या फिक्स इंटरेस्ट रेट्स या नॉट ओपनिंग LCs को छोड़कर अगर हम लॉन्ग टर्म विजन रखें तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ाने होंगे. हमने जो पहली पॉडकास्ट की थी डॉक्टर आतिफ मियां के साथ, उसमें हमने ये काफी डिस्कस किया था. पीपल मच मोर वेल इन्फॉर्म्ड देन मी कैन टेल यू वेयर टू डाइवर्ट रिसोर्सेज और हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी लेवल्स. जिन सेक्टर्स में पाकिस्तान को एज है हम वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहां रिसोर्सेज डायरेक्ट करें, ना कि दोस्तों यारों को सब्सिडीज देकर उनको बिलियनियर्स बनाते रहें. इस वक्त पाकिस्तान में दुनिया में हाईएस्ट रेट ऑफ डायबिटीज है और हम शुगर को सब्सिडाइज करते हैं. ये सब करने का एक फंडामेंटल पीस है रियल एस्टेट रिफॉर्म. सबसे अनप्रोडक्टिव एसेट होता है लैंड और हमने सारा पैसा उसमें डाल दिया. आपने एक ऐसी इकोनॉमी बनाई है जहां लोग इंसेंटिवाइज हैं टू इन्वेस्ट इन प्लॉट्स, फाइल्स and housing schemes rather than industries, businesses or actually producing something. अगर किसी के पास 1 करोड़ है पाकिस्तान में तो वो सोचेगा मैं दुकान खोलूं तो चोरी भी हो सकती है, सेफ भी नहीं है, भत्ता भी मांगेंगे लोग, या मैं किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करूं तो कोई गारंटी नहीं है, वो पैसे लेकर भाग गए, उनका आइडिया चोरी कर लें या रेगुलेशन चेंज हो जाएं, या मैं किसी मीडिया में इन्वेस्ट करूं तो शायद वो बैन हो जाए. तो इस सब मसले से बेहतर है मैं सोचता हूं मैं एक प्लॉट ले लूं और सो जाऊं. आपको अवाम को री इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि वो प्लॉट्स और उसकी फाइल्स ना लें बल्कि प्रोडक्टिव सेक्टर में पैसे डालें ताकि उन सेक्टर्स को बूस्ट मिले और बेस्ट टैलेंट भी प्रोडक्टिव सेक्टर्स में जाए. मैं पढ़े लिखे लोगों को जानता हूं जिनकी फॉरेन डिग्रीज हैं और वो प्लॉट बेच रहे हैं.
इससे पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं करेगा। डॉक्टर आतिफ मियां के साथ दूसरी पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया है कि कैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है वो भी इकोनॉमी को ले डूबती है। वेल्थ टैक्स लगाना तो लाजमी है, स्पेशली लैंड पर, स्पेशली अनप्रोडक्टिव लैंड पर। अगर आपने 20 प्लॉट्स बस लेकर रखे हुए हैं तो ये पाकिस्तान की रिसोर्सेज का एक जाया है। इंडिया में एक अच्छा काम ये हुआ कि आज़ादी के फौरन बाद लैंड रिफॉर्म्स हो गए, लेकिन पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट और फ्यूडल लैंडलॉर्ड साथ ही मिल गए। और अब जितना भी ये मुश्किल हो, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स एसेंशियल है। इंडिया में जो गवर्नमेंट फार्मर को सब्सिडी देता है वो डायरेक्ट फार्मर को जाती है। पाकिस्तान में जो किसान काम करता है लैंड पर, वो लैंड ओन नहीं करता। सारा फायदा, सारा सब्सिडी तो लैंडलॉर्ड को जाती है। डॉक्टर उमर सैफ ने हमें ये भी समझाया कि कैसे स्मॉलर फार्मर्स के केस में मिडिल मैन और लोन शार्क्स पैसा कमाते हैं थ्रू फ्यूचर ऑप्शन, क्योंकि फार्मर के पास तो फर्टिलाइजर लेने के भी पैसे नहीं होते। इन सब पॉइंट्स की डिटेल्स के लिए आप हमारी टीपी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देखें, स्पेशली 2 आतिफ मियां के साथ हमने पॉडकास्ट की हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक सॉल्यूशंस और इंटरवेंशंस के लिए हमारी पॉडकास्ट पर डॉक्टर आसिम ख्वाजा जरूर देखें। इकोनॉमी को ठीक करने के लिए आपको सोशली चीजें ठीक करनी पड़ेंगी, और वो होंगी हमारी थर्ड लेयर के दूसरे कॉम्पोनेंट्स, एजुकेशन। फार्मर कैसे टेक्नोलॉजी लगाकर अपनी यील्ड बढ़ा सकते हैं जब उन्हें उन चीजों की समझ ही नहीं है। हम एजुकेशन को यहाँ सिर्फ एक बेसिक लिटरेसी का मसला समझते हैं। पाकिस्तान में एक एजुकेशनल इमरजेंसी की जरूरत है। हमने डॉक्टर फैसल बारी के साथ एजुकेशन पर पॉडकास्ट की, जिसमें वो डिटेल में बताते हैं कि एजुकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। मील प्लान्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एसेंशियल है। साथ साथ आपको स्कूल्स में क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी पड़ेगी ताकि पीपल डोंट फॉल प्रे टू एक्सट्रीमिज्म एंड पॉपुलिज्म। संजय रजोड़ा हमें बता रहे थे कि कैसे इंडिया में स्कूल्स में बताया जाता है कि एक बेसिक सिटीजन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, उसकी अहमियत क्या है। पाकिस्तान में तो एक डिक्टेटर ने यह भी कह दिया था कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। आई थिंक द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन। तो कैसे मुल्क बनेगा? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द विल ऑफ 240 मिलियन पीपल enshrined in a document। इन्हीं डिक्टेटर्स ने एजुकेशन को इंडोक्ट्रिनेशन बनाकर मुल्क को ब्रेन वॉश किया। अयूब खान ने हिस्ट्री का सब्जेक्ट अबॉलिश करके उसको सोशल स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज से रिप्लेस कर दिया। अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाएंगे नहीं तो वो हिस्ट्री से सीखेंगे कैसे? हमने कई पॉडकास्ट और सीरीज की हैं जिसमें हमने कोशिश की है कि हम आपको पाकिस्तान की सही हिस्ट्री बयान कर सकें। स्कूल शुड नॉट बी अ वेपन फॉर द स्टेट टू इंडोक्ट्रिनेट चिल्ड्रन। आप जब उनको एजुकेशन में एक्सट्रीमिज्म सिखाएंगे तो वो बड़े होकर एक्सट्रीमिस्ट ही बनेंगे। कपिल देव और पैस्टर गजाला जैसे कई लोगों ने हमें बताया है कैसे निसाब में रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ चीजें। तसद्दुक जिलानी ने अपने 2014 वर्डिक्ट में लिखा है कि हेट स्पीच रिमूव की जाए, पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई। इंस्टेड द स्टेट फोकसेस ऑन स्टूपिड आइडियाज लाइक द एसेंसी। स्टेट को चाहिए अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे और हर बच्चे को एजुकेशन दे। स्कूल में मील प्लान होंगे तो लोग अपने बच्चे भेजेंगे। फीमेल एजुकेशन को इंसेंटिवाइज करने के लिए फीमेल स्टूडेंट्स की वालदा को एक स्टाइपेंड दे, उससे फीमेल फाइनेंशियल एमेंसिपेशन भी बढ़ेगी। एजुकेशन से एक्सट्रीमिज्म और हेट स्पीच निकालें, आइडियोलॉजी की जगह हिस्ट्री पढ़ाएं और एक पैरेलल स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम रन करें जिसमें मुल्क भर में लोगों को ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल चैनल से स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग मिले। अगर पीटीवी पर ग्राफिक डिजाइन कोर्सेज चलेंगे तो शायद लाखों बच्चे फाइवर, अपवर्क पर काम करके पाकिस्तान में डॉलर्स ला सकते हैं। दिस इज व्हाई स्कीम सच एज द लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम वर्क। आप लोगों को इक्विप करें, रिसोर्सेज दें, वो खुद मुल्क ठीक कर देंगे। मीडिया में सारा दिन टॉक शो चलाने के बजाय आप लोगों का इंटरेस्ट एजुकेशन, साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ लाएं। चंद्रयान प्रोग्राम की वजह से आप देखेंगे इंडिया की अगली पूरी जनरेशन विल गेट इंस्पायर्ड टुवर्ड साइंस। जब हम अपने हीरोज ही अर्थोगुण बनाकर पेश करेंगे तो फिर इंसिडेंट्स लाइक जड़ावाला आर इनएविटेबल। जिस तरह हमने आतिफ मियां के साथ दूसरी पॉडकास्ट में डिस्कस किया, जब आप सोशल फैब्रिक को ठीक नहीं करेंगे तो इकोनॉमिकली आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको एक फॉरेन मैनेजरियल टैलेंट चाहिए जो पाकिस्तान में आए। वो कभी नहीं आएगा अगर इंसिडेंट्स लाइक द लिंचिंग ऑफ प्रियंका कुमारा हैपन इन पाकिस्तान। जर्मनी में स्कूल्स में बच्चों को बताया जाता है नाजी जर्मनी ने क्या क्या गलत किया ताकि फिर से एक जनरेशन ऑफ नाजीज ना आए जर्मनी में। हम उल्टा वायलेंस को और ग्लोरीफाई करके प्रेजेंट करते हैं। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो एक एजुकेशन इमरजेंसी एसेंशियल है। जिस तरह ज़ियाउल हक ने मीडिया और करिकुलम को चेंज करके पूरे पाकिस्तान में जिहाद कल्चर आम कर दिया, उसी तरह आप अच्छी चीज़ें चला के 10-15 साल में पाकिस्तान को एक बेहतर मुल्क बना सकते हैं अगर आपकी विल हो। और विल तभी होगी जब फाउंडेशन लेयर्स सही हों। ओनली देन कैन दिस थर्ड लेयर वर्क एंड द फोर्थ लेयर इज सिंपलर। अगर आप पहली 3 लेयर्स करते हैं तो 90% ऑफ द थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। फोर्थ लेयर इज जस्ट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स। उसके 4 कंपोनेंट्स बनाए हैं मैंने। पहला है सर्विसेज सेक्टर।
आतिफ मियां के साथ पॉडकास्ट में डिस्कस किया हमने कैसे सर्विसेज सेक्टर्स को बूस्ट करने की जरूरत है। हम डॉलर इन्फ्लोज बढ़ा सकते हैं अगर हमारे पास एक एजुकेटेड पॉपुलेशन हो दैट कैन प्रोवाइड सर्विसेज टू एन इंक्रीजिंगली डिजिटाइज्ड वर्ल्ड। पोस्ट कोविड दुनिया भर में उन्होंने सर्विसेज आउटसोर्स कर दी हैं। पाकिस्तान कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट जस्ट लाइक इंडिया हैज। तकरीबन 25% फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है पाकिस्तान में। अगर सिर्फ हम अपनी खवातीन को एजुकेट कर उनके लिए एक सेफ कंट्री बना दें तो आपको इकोनॉमी में 50 से 60% बूस्ट तो वैसे ही मिल जाएगा। फोर्थ लेयर का दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ। सिक्योरिटी ऑफ लाइफ तो बिल्कुल बेसिक था। आपको हर सिटीजन को हेल्थ सर्विसेज एज अ राइट भी देनी पड़ेंगी और हेल्थ को सिर्फ हॉस्पिटल ना समझें बल्कि होलिस्टिकली देखें, फ्रॉम क्लीन वाटर टू गुड एयर क्वालिटी। इवन इकोनॉमिकली अगर आधा टाइम लोग बीमार रहेंगे तो मुल्क प्रोडक्टिव कैसे होगा। हम पाकिस्तानियों को एक रिसोर्स नहीं बर्डन समझते हैं, इसलिए किसी को परवाह नहीं होती कितने लोग पाकिस्तान में रोज मरते हैं फ्रॉम प्रिवेंटेबल डिजीजेस। आपको पता है 60% ऑफ चिल्ड्रंस डेथ्स इन पाकिस्तान आर ड्यू टू डायरिया। इसमें जो चिल्ड्रन अंडर 5 हैं उनका 50% मोर्टेलिटी रेट है। एंड ऑब्वियसली ये मोस्टली गरीब बच्चे होंगे जिनके लिए डायरिया एक डेथ सेंटेंस। आपने उनको कैसे स्लम एरियाज में रखा हुआ है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तक नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है। इसमें अगर बच्चे का पेट खराब हो गया तो 50% चांस ऑफ डेथ। इफ दिस इज द वैल्यू द स्टेट पुट्स ऑन अ पाकिस्तानी लाइफ तो पाकिस्तान नहीं फिक्स होने वाला। The third component of the fourth layer is fixing the judiciary and the police department. ये सारे थोड़े complicated topics हैं। हमने जोहा वसीम के साथ एक पुलिस पर पॉडकास्ट किया है और सलाउद्दीन अहमद और हया ईमान जाहिद के साथ जुडिशरी पर पॉडकास्ट किए हैं। What these reforms will look like, many people are much better equipped than me to tell you. I can just say इनको फिक्स किए बगैर पाकिस्तान को फिक्स करना मुश्किल होगा। सब कॉन्टिनेंट में पुलिसिंग कॉलोनियल थी। उसका काम अवाम की रखवाली नहीं बल्कि कॉलोनाइजर्स को प्रोटेक्ट करना था फ्रॉम द मासेस। हमने वही सिस्टम इनहेरिट कर लिया। हमारी पुलिस अवाम को प्रोटेक्ट नहीं करती, अवाम से प्रोटेक्ट करती है। ये देखो, गिर गया, मर गया लड़का, मर गया, पंजाब पुलिस ने मार दिया नबीना। एक खास क्लास। इसीलिए जब बलूचिस्तान से लोग इस्लामाबाद जाते हैं अपने हक मानने, उन पर जबर होता है, उन पर बर्बरियत होती है, लोगों को डंडे पड़ते हैं, अजियतें सहनी पड़ती हैं और पुलिस VIPs को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लोगों की कोशिश होती है अंधेरी गलियों से निकल जाऊं, पुलिस ना मिल जाए, कहीं पुलिस स्टेशन ना जाना पड़े, एक अजाब का काम है। तो ये फलसफा पुलिसिंग का नीड्स टू चेंज। अवाम को लगना चाहिए कि पुलिस उनके लिए है ना कि उनके खिलाफ है। इसी तरह जुडिशरी है। कोर्ट्स आर दी ओनली प्लेस द पीपल कैन टर्न टू। अगर उनको वहाँ जस्टिस नहीं मिलेगा तो सोसाइटी नहीं फंक्शन कर सकती। पाकिस्तान में केसेस का बैकलॉग है, केसेस फंसे रहते हैं, कोर्ट्स ऑप्रेसर्स ऑप्रेस्ड के खिलाफ ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पावरफुल लोग बच जाते हैं। इस पूरे सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। और फोर्थ लेयर का फोर्थ कंपोनेंट है टेक्नोलॉजी। हमने 2 पॉडकास्ट डॉक्टर उमर सैफ के साथ किए हैं ऑन हाउ गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से चीजें बेहतर हो सकती हैं। द फ्यूचर बिलोंग्स टू AI। पाकिस्तान को भी AI और टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना होगा अगर पाकिस्तान एक मॉडर्न इकोनॉमी बनना चाहता है। और ये सब करने के लिए हमें टॉप लेयर करनी होगी जो है मेकिंग अ पाकिस्तान फॉर पाकिस्तानीज। ये रिवर्स पिरामिड मॉडल लीनियर नहीं है जिसमें आप स्टेप 1 स्टेप 2 करके चलना पड़ेगा। ये बहुत सिम्बियोटिक सा मॉडल है जिसमें सारी चीजें एक साथ होनी पड़ेंगी, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी। टॉप लेयर अचीव होगी जब बाकी सारी लेयर्स हो जाएं और बाकी सारी लेयर्स होने के लिए टॉप लेयर का होना जरूरी है। हमने पाकिस्तान का एक तस्वुर बनाया हुआ है जो कि लोगों के ख्यालात और ख्वाहिशात पर मबनी है। कोई इसको इंडिया समझता है, कोई दुबई, कोई अमेरिका या यूरोप। सबसे पहले तो इन ख्वाहिशात के बुत तोड़ने होंगे। पाकिस्तान इज पाकिस्तानीज। वी नीड टू बिल्ड अ पाकिस्तान दैट वर्क्स फॉर पाकिस्तानीज। पाकिस्तान पहाड़, नदियां, बागात नहीं है। ये कॉलोनियल आइडिया था कि द वर्स्ट पार्ट अबाउट पाकिस्तान इज पाकिस्तानीज, वरना तो बड़ा खूबसूरत मुल्क है। इस ख्याल को अनलर्न करें। हम जानवर नहीं हैं, हम सैवेजेस नहीं हैं, हम उतने ही इंसान हैं जितना दुनिया में कोई और। हमें उतने ही ह्यूमन राइट्स डिजर्व करते हैं जितना दुनिया में कोई और। As harsh as it may sound in 2023, it does not matter what kind of Pakistan Iqbal wanted or Jinnah wanted or लियाकत अली खान wanted. उनको नहीं पता था 2023 में चीजें किस तरह होंगी। अब जो हमें पाकिस्तान बनाना होगा, that has to be one that 240 million people in Pakistan want, where the state works for the people, not against the people. पावर को डिसेंट्रलाइज होना पड़ेगा। लोकल लेवल पर पावर डिसेमिनेट हो, लोग एम्पावर हो, मुल्क इन लोगों को इक्विप करे विद रिसोर्सेज, स्किल्स एंड एजुकेशन, और ये लोग पाकिस्तान को खुद फिक्स कर देंगे। हमें पाकिस्तानियों को अपना एसेट समझना पड़ेगा, ना कि पाकिस्तानियों को कमोडिटी समझकर कभी उनको औरों की जंगें लड़ने भेज दें, कभी उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पर शहीद कर दें,
कभी उनको डॉलर्स लेकर अमेरिका को भेज दें, कभी उनके घर जलाकर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स गिरा दें. The entire philosophy where the average Pakistani is disposable to the Pakistani state needs to be eradicated. ये जो colonial structure है of the Pakistani state, that needs to be dismantled. पाकिस्तान ऐसा हो जो सबके लिए हो, औरतों के लिए भी, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए भी, गरीबों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी. लसानी, जिनसी, मजहबी, प्रोविंशियल बुनियादों पर जो तफरीक होती है उसको ख़त्म करना पड़ेगा. तकरीबन 2/3 ऑफ पाकिस्तान इज़ अंडर द एज ऑफ 30. ये पाकिस्तान का एसेट भी बन सकते हैं और ये वो एंकर भी बन सकते हैं जो पूरी टाइटैनिक को डुबा दे. अगर उनको सिर्फ चेक पॉइंट्स, मिडनाइट रेड्स, मिसिंग पर्सन्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सट्रीमिज्म मिलेगी तो ये खुद भी फटेंगे और मुल्क भी नहीं बचेगा. आप सोचें, कोई 150 मिलियन इंसान हैं जो पाकिस्तान में 30 साल से छोटे हैं. दे ऑल हैव टू फील लाइक दे हैव अ स्टेक इन द सिस्टम. आप मिली नगमों से नेशनलिज्म फोर्स नहीं कर सकते या इन सबको मुहिब्बुल वतन नहीं बना सकते. They have to feel like this is their country and the country is working for them. पाकिस्तान ने लास्ट ईयर तकरीबन $40 बिलियन की एक्सपोर्ट की थी. ये 150 मिलियन यूथ अगर महीने में $20 भी कमा लें तो आपकी एक्सपोर्ट्स डबल हो जाएंगी. लाइक आतिफ मियां सेड, हर पाकिस्तानी अगर दुनिया को एक बर्गर और कोक भी बेच दे तो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी. इसमें एक छोटा सेमेंटिक सा फ़र्क आप कल ही जो कर सकते हैं वो जिस इदारे में पाकिस्तान लिखा हुआ है उसको पाकिस्तानी कर दें, ताकि सबको लगे कि अगर नेशनल बैंक है तो वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तानीज है, या नादरा है तो वो पाकिस्तानियों का एक इंस्टीट्यूशन है. पर ये सब होने के लिए पाकिस्तान को एक आज़ाद डेमोक्रेटिक मुल्क बनना पड़ेगा जो सिर्फ एक एलीट तबके के इंटरेस्ट को नहीं प्रोटेक्ट करता. हम $1 बिलियन के लिए मुल्क की सॉवरेनिटी गिरवी रख देते हैं, लेकिन एलीट्स को पाकिस्तान में तकरीबन $18 बिलियन की सालाना सब्सिडीज मिलती हैं. ऐसे स्लेव कॉलोनीज चलते हैं, मुल्क नहीं.